पीएन जंक्शन डायोड इक्वेशन, पीएन संधि डायोड समीकरण। तो जब किसी पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ा जाता है, तो जहाँ पर उनका जंक्शन बनता है, उस जगह चार्जेस का फ्लो होने लगता है विपरीत दिशा में। होल जाने लगते हैं एन की तरफ, इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं पी की तरफ। तो बीच में इन दोनों का रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ एरिया ऐसा बनता है जहाँ पर ना तो फ्री होल अवेलेबल होते हैं, ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। उस रीजन को बोलते हैं अवक्षय परत या फिर डिप्लीशन लेयर। इस लेयर के अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, इस वजह से करंट का फ्लो इस क्षेत्र के अंदर नहीं होता है और वो ब्लॉक करता है इन होल और इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे क्षेत्र में आने-जाने के लिए। तो हमें बाहर से कोई सप्लाई देके या पोटेंशियल देके इसकी इस यहाँ पर से करंट को फ्लो करवाने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, इस डिप्लीशन लेयर से ओवरकम करने के लिए। तो एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हैं पी टाइप का और एन टाइप का, और बाद में जब इन दोनों को अटैच कर दिया जाता है तो उसके बाद। तो यहाँ पर 3 तरह के लेवल आपको देखने हैं। एक तो होता है कंडक्शन लेवल, जिसे हम कहते हैं चालन बैंड, वो हमेशा ऊपर होता है। और एक होता है वैलेंस बैंड, संयोजकता बैंड, ये नीचे होता है चालन बैंड के। इन दोनों के बीच में एक लेवल होता है जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए सेंटर में होता है। अब इंट्रिंसिक का मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंट्रिंसिक मतलब वो सेमीकंडक्टर जिनमें ना तो पी टाइप की अशुद्धि मिलाई हुई होती है और ना ही एन टाइप की अशुद्धि मिलाई हुई होती है। तो उसके लिए जो फर्मी लेवल होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है। फर्मी लेवल क्या होता है? T बराबर 0 केल्विन टेम्परेचर पे, 0 केल्विन टेम्परेचर पे किसी भी एटम या किसी सब्सटेंस में अगर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं बहुत सारे लेवल में, तो वो लेवल जिसके नीचे के सारे लेवल भरे हुए होते हैं और जिसके ऊपर के सारे लेवल खाली होते हैं, ऐसे एनर्जी लेवल को हम कहते हैं फर्मी लेवल। तो इंट्रिंसिक के लिए ये इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में आता है। इसका भी डेरिवेशन होता है, बट वो हमने नहीं किया क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर फर्मी लेवल बिल्कुल सेंटर में होगा अगर किसी भी तरह की अशुद्धि नहीं मिलाई हुई है। अब बात करते हैं पी टाइप की। सो पी टाइप की अशुद्धि मिलाने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो हो जाती है कम और होलों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि फर्मी लेवल के बारे में डेफिनेशन हमने क्या दी है कि ये वो एनर्जी लेवल होता है जिसके नीचे के सारे लेवल में इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं और ऊपर के सारे लेवल खाली होते हैं। तो केवल इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ही अपन इसकी डेफिनेशन देती है, तो उसी के अंदर समझते हैं। क्योंकि पी टाइप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है, इसलिए सेंटर की बजाय ये एनर्जी लेवल थोड़ा-सा नीचे शिफ्ट हो जाता है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, इसकी वजह से सेंटर से ये एनर्जी लेवल थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस एनर्जी लेवल की हाइट ही ये बताती है कि इसके नीचे के सारे लेवल भरे हुए और इसके ऊपर के सारे लेवल खाली होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने से डेफिनिटली ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इस ये जो पी लिखे हुए हैं, ये तीनों पी का मतलब है पी टाइप और यहाँ पर लिखा हुआ है एन टाइप। सी मतलब कंडक्शन, एफ मतलब फर्मी और वी मतलब वैलेंस। जब पी और एन को मिलाया जाता है, तो इस एक का फर्मी लेवल नीचे है और एक का फर्मी लेवल ऊपर है। किसी भी एक मटेरियल में 2 फर्मी लेवल नहीं हो सकते, उनका कॉमन फर्मी लेवल होना ज़रूरी है। तो जब इन दोनों को मिलाया जाता है, तो फर्मी लेवल को एक लेवल में लाने के लिए इन दोनों के ही कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक शिफ्टिंग करते हैं, एक-दूसरे के रिस्पेक्ट में शिफ्ट होना शुरू करते हैं। तो शिफ्टिंग से देखो क्या फ़र्क पड़ा। अब यहाँ पर देखो ये फर्मी लेवल पी का है और ये फर्मी लेवल एन का है और दोनों की हाइट बिल्कुल सेम पे आ गई। इसी के साथ-साथ वो कंडीशन भी चेंज नहीं हुई कि एन टाइप के लिए ये कंडक्शन के जस्ट नीचे होता है और पी टाइप के लिए ये वैलेंस के जस्ट ऊपर होता है। तो देखो कंडक्शन के जस्ट नीचे है फर्मी लेवल और वैलेंस के जस्ट ऊपर है पी टाइप का फर्मी लेवल। तो कंडीशन भी चेंज नहीं हुई है और वो एक लेवल में भी आ गया है। पर एक लेवल में आने के लिए इनके कंडक्शन बैंड को और इनके वैलेंस बैंड को शिफ्ट होना पड़ा। शिफ्ट होने की वजह से क्या हुआ कि इन दोनों के अंदर एक बैरियर बन गया पोटेंशियल का या फिर एनर्जी का गैप आ गया। अब अगर एन टाइप में से पी टाइप में किसी इलेक्ट्रॉन को जाना है, सो देखो ये एन टाइप है तो यहाँ सब जगह इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब अगर करंट का फ्लो करवाना है तो एन में से पी की तरफ किसी इलेक्ट्रॉन को भेजना है सपोज कीजिए, तो इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है कहाँ पे? कंडक्शन बैंड जो कि एन टाइप का है। तो ईसीएन लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, उसे पी टाइप में भेजना है, तो वो यहाँ से चढ़ के और फिर पी के पास जाएगा। तो चढ़ने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होगी और वो एनर्जी कितनी चाहिए होगी? तो इसका हाईएस्ट लेवल कितना है? ईसीपी, जहाँ पर उसको पहुँचना है और अभी वो कहाँ पर है? ईसीएन में। तो ईसीएन में से ईसीपी में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए होगी? ईसीपी माइनस ई
Cn। तो इतने अमाउंट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो वो इस बैरियर को, इस पोटेंशियल के बैरियर को पार करके और पी टाइप वाले हिस्से में पहुंचेगा। तो इस वजह से जो बैरियर की हाइट होती है वो किस फॉर्मूले से दी जाती है, Ecp माइनस Ecn अपॉन E। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। बैरियर का पोटेंशियल सपोज Vb से रिप्रेजेंट करते हैं, B फॉर बैरियर, क्योंकि ये विभव रोधिका होती है। तो यहाँ से, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है E, तो यहाँ से हमें पता चल गया Vb का फॉर्मूला क्या आएगा, E अपॉन E, और एनर्जी उसको कितनी चाहिए थी, Ecp माइनस En। तो ये बैरियर का फॉर्मूला हो गया। ओपन सर्किट में इलेक्ट्रॉनों की वजह से और होलों की वजह से करंट जीरो होती है, क्योंकि हम जानते हैं ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होती। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से टोटल करंट का मान हमें जीरो करना है, और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिराइव किया था इलेक्ट्रॉन की वजह से टोटल करंट ये होती है। ये दोनों फॉर्मूले हमने डिराइव कर रखे हैं। तो यहाँ से डेल एन और इस एन को एक साइड ले लेते हैं, रिमेनिंग पोर्शन को दूसरे साइड। आइंस्टीन का ये रिलेशन मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बता रखा है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करने से हमें ये मिल जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग फॉर डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर के अंदर अंदर इंटीग्रेट करते हैं। तो डिप्लीशन लेयर कहाँ से कहाँ तक थी, तो सपोज ये बीच का हिस्सा है डिप्लीशन लेयर का, ये x1 है और ये सपोज x2 है, इधर p टाइप है और इधर n टाइप है। तो x की लेंथ तो x1 से x2 चली जाएगी। और हम बात कर रहे हैं केवल इलेक्ट्रॉनों की, फिलहाल हम होल को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जब आप जब x1 की बात कर रहे हो, तो x1 वाली जो है वो डिप्लीशन लेयर की स्टार्टिंग है, ठीक है। और ये जो स्टार्टिंग है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Np से। Np का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p टाइप। इस n का मतलब तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस p का मतलब है p टाइप। क्यों? क्योंकि जो x1 वाली लेयर है, x1 वाली लेयर कौन से क्षेत्र में आ रही है, p में आ रही है, और जो x2 वाली लेयर है वो किस में आ रही है, n में आ रही है। तो जब हम x2 की बात करेंगे तो x2 के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं n से। दो बार n लिखने का मतलब है जो ऊपर वाला n है वो तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो नीचे वाला n है वो टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि जो x2 वाली लेयर है, x2 वाली लेयर किस क्षेत्र में आ रही है, n टाइप में, और x1 वाली किस में आ रही है, p टाइप में। और यहाँ पर नीचे वाले जो टर्म है ये n है टाइप को, तो ये भी p है टाइप का, और ऊपर वाला n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नीचे वाला n भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो dn बाय n का इंटीग्रेशन कर दिया, लॉग में आ गया। यहाँ पे फिर लॉग की लिमिट ऊपर नीचे चेंज करते हैं, nn को नीचे रखते हैं और np को ऊपर लाते हैं, तो एक माइनस साइन हमें लेना पड़ेगा, और वो माइनस हमने राइट डायरेक्शन में भेज दिया है। और फिर लॉग को दूसरे साइड में भेजने के लिए हमें एक्सपोनेंशियल लेना पड़ता है, तो ये हमें मिल जाएगा, और यहाँ से हमने Np की वैल्यू निकाल ली। ये तो था इलेक्ट्रॉन की बात। सिमिलरली होल का भी P से N की तरफ ट्रांसफर होगा, डिप्लीशन लेयर में उनका भी योगदान होगा, तो ओपन सर्किट में टोटल होल करंट डेंसिटी 0 होगी, और उसकी वजह से हमें, जिस तरह से हमें Np का मान ये मिला है, उसी तरह से Pn का मान हमें ये मिलेगा। अब यहाँ पर 4 टर्म है, उनमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये 4 टर्म है, एक बार देख लो इनका मतलब क्या होता है। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P टाइप, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N टाइप, ये है नंबर ऑफ होल इन N टाइप, और ये है नंबर ऑफ होल इन P टाइप। यानी जो इनके नीचे टर्म्स लिखे हुए हैं ये टाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऊपर अगर n है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऊपर अगर p है तो नंबर ऑफ होल। अब अगर हम n टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, तो n टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हमने देखा है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या बिल्कुल उतनी की उसके बराबर होती है जितनी हम अशुद्धि मिलाते हैं डोनर टाइप की, क्योंकि n टाइप सेमीकंडक्टर में हम दाता अशुद्धि मिलाते हैं, तो nn की जो वैल्यू आती है वो आती है nd, और उसमें होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और होल की संख्या आती है ये होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। दोनों फॉर्मूले हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव कर रखे हैं। पुटिंग दीज इन वन, तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है जो कि हमें मिली थी उसके अंदर आप देख लेना, यहाँ पर हमें मिला था Np और यहाँ पर हमें मिला था Nn। तो Np बराबर Nn इंटू ये था, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी। इसको थोड़ा सा सॉल्व किया है, ये तो देख लो सॉल्व करके। एक्सपोनेंशियल को इस साइड लाएंगे तो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से Vb की वैल्यू निकाल ली अपन ने, तो हमारे पास Vb की वैल्यू आ गई ये हमें Vb की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। एक तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, बायसिंग देखते हैं। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के बारे में समझते हैं। फॉरवर्ड बायस क्या होता है, अगर NP सेमीकंडक्टर या जो PN सेमीकंडक्टर हमने लिया है उसमें P वाला हिस्सा बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा जाए और N वाला हिस्सा बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा जाए, तो इस तरह की बायसिंग को बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। और अगर ये उल्टा कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है, रिवर्स बायसिंग में क्या होता है उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। कारण
यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से ये होल प्रतिकर्षित होंगे, क्योंकि होल भी पॉजिटिव है, बैटरी का टर्मिनल भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में प्रतिकर्षण होगा और ज़्यादा से ज़्यादा होल कहाँ जाएँगे? एन हिस्से में चले जाएँगे और जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन बैटरी के इस पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गति कर जाएँगे। तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इधर आ जाएँगे और होल सारे के सारे उधर चले जाएँगे, तो बीच में रिकॉम्बिनेशन उनका कम हो पाएगा, क्योंकि ज़्यादा फ़ोर्स से वो आ गए, तो अवक्षय परत पतली बनेगी। और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ये माइनस है, तो ये जो होल है, वो होल इसी से अट्रैक्ट होके करंट फ्लो करवाने के लिए कौन ज़िम्मेदार होगा? जो चार्ज पूरा इस डिप्लीशन लेयर को पार करके इस पूरे लूप में घूम जाए। तो यहाँ पर होल जो होंगे, उनको उधर की तरफ जाके पूरा घूमना है, लेकिन ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इन होलों को अपनी तरफ खींच के रखेगा, आकर्षित करके रखेगा और वो उनको लूप में घूमने ही नहीं देगा, तो इनकी वजह से करंट का फ्लो होगा ही नहीं। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस वाले पॉजिटिव टर्मिनल से आकर्षित होके इधर की तरफ गति करेंगे और होल इधर की तरफ गति करेंगे। तो दोनों तरह के ही चार्ज कैरियर लेयर को पार नहीं कर रहे हैं, इसलिए लेयर की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर घट जाता है। तो जितना अपन ने देखा था कि अभी-अभी अपन ने प्रूव किया था कि जब हमने किसी भी तरह की बायसिंग नहीं दे रखी है, तब उसकी चौड़ाई कितनी थी? वीबी, और ये वी पोटेंशियल अप्लाई करने से करंट का फ्लो आसानी से हुआ है, यानी कि इसकी चौड़ाई घट गई है, इलेक्ट्रॉनों को कम ऊर्जा चाहिए अब, तो बैरियर की हाइट जितना अपन पोटेंशियल लगाते हैं उतने ही अमाउंट से घट जाती है, तो वो कितनी हो गई? वीबी माइनस वी, तो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से इलेक्ट्रॉन और होल क्रॉस कर पाएंगे। सो इस हाइट के कम होने से ज़्यादा होल अब एन टाइप में जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम केवल होल का देखते हैं कि इसका ये मतलब है कि ये वी पोटेंशियल अप्लाई करने से इस डिप्लीशन लेयर को पार करके इस डिप्लीशन लेयर को पार करके यहाँ पर कुछ होल चले गए। तो सपोज़ यहाँ पर जो होल गए हैं इसको पार करके उनकी संख्या है डेल पीएन। अब डेल पीएन का मतलब क्या है? मैंने बताया था ऊपर पी लिखा हुआ होता है तो वो होल की संख्या को रिप्रेज़ेंट करता है और ये एन होता है एन टाइप। क्यों? क्योंकि होल जो है वो कहाँ पर आ गए हैं? एन टाइप में आ गए हैं, इसलिए इन संख्या को रिप्रेज़ेंट करने के लिए हम डेल्टा पीएन लिख रहे हैं। तो देखो, इंक्रीमेंट इन होल डेंसिटी इज़ डेल्टा पीएन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर ड्यू टू पोटेंशियल वी। यानी वी पोटेंशियल लगाने से पी टाइप से थोड़े से होल आराम से निकल के एन टाइप में पहुंच गए, उनकी संख्या है डेल्टा पीएन। तो एन टाइप के अंदर पहले ही हम निकाल चुके हैं कि एन टाइप में वहां पर होलों की संख्या कितनी थी? पीएन, जो कि शुरुआत में ऊपर मैंने निकाला हुआ है। एन टाइप में होलों की कुछ संख्या पहले से थी, जबकि वीबी बैरियर था तब भी ये संख्या थी, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो होते ही होते हैं उसमें। और अब हमने पोटेंशियल बी वी लगा दिया, जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कम हो गई और थोड़े से होल और चले गए एन टाइप में। तो टोटल वहां संख्या कितनी हो गई? पीएन प्लस डेल्टा पीएन। और ये कितनी होगी? जो फॉर्मूला हमने सिंपल के लिए निकाला था, याद हो तो हमने एक फॉर्मूला निकाला है यहाँ पर, पीएन इज इक्वल्स टू पीपी ई की पावर माइनस ई वी बी अपॉन के टी। इसका क्या मतलब है कि जब बैरियर की हाइट वीबी थी तब इतने होल पाए जा रहे थे एन टाइप में। अब हमने वीबी की जगह वीबी माइनस वी पोटेंशियल की हाइट कर दी, तो हमारे पास होलों की संख्या हो गई पीएन प्लस डेल्टा पीएन, क्योंकि जाहिर सी बात है पोटेंशियल की हाइट घटेगी तो होलों की संख्या दूसरे क्षेत्र में बढ़ेगी। तो अब जो फॉर्मूला है वो सेम इसी फॉर्मूले में करते हैं। संख्या में पीएन की जगह कितना इंक्रीमेंट हुआ? पीएन प्लस डेल्टा पीएन। और सेम पीपी की जगह हमने पीपी रखा है, एक्सपोनेंशियल में माइनस ई ओवर केटी की जगह माइनस ई ओवर केटी है। केवल वीबी की जगह हमें क्या रखना है? वीबी माइनस वी। क्यों? क्योंकि जब बैरियर की हाइट वीबी थी तब एन टाइप में इतने होल थे। अब बैरियर की हाइट इतनी हो गई तो एन टाइप में होल इतने हो गए। ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको अलग-अलग कर देते हैं दोनों को, तो ये अलग-अलग करके लिख दिया अपन ने। और अब हम ऊपर वाली इक्वेशन से इसको माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। तो आप देख लेना, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आएगी ये वाली। और इक्वेशन नंबर 3 हमने देख ली ये वाली। तो इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस करने से लेफ्ट साइड में तो हमारे पास मिलेगा डेल्टा पीएन, और ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन का एक्सप्रेशन था, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन का एक्सप्रेशन था। और यहाँ से हमारे पास देखो जो टर्म कॉमन आ रहे हैं उनको कॉमन ले लो, रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास ये बच जाएगा। ये तो था एन टाइप सेमीकंडक्टर में कितने होल पहुंचे हैं। इसी तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, उनकी वजह से निकालेंगे, तो ये संख्या आ जाएगी इलेक्ट्रॉन के लिए। इसका डेरिवेशन नहीं करना है, सेम टू सेम होल की तरह होगा। इफ वेलोसिटी ऑफ होल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज वीएच, एन टाइप में
होल पहुँच तो गए, अब वहाँ वो घूम रहे हैं उनकी वजह से। तो मान लीजिए उनकी वेलोसिटी कितनी है? वीएच है, तो करंट डेंसिटी ड्यू टू इंजेक्टेड होल्स। इंजेक्टेड होल्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इस बैरियर को पार करके यहाँ पर ये इंजेक्शन की तरह इंजेक्टेड हुए हैं ये होल, इनकी वजह से करंट फ्लो होगी और वो करंट कितनी होगी? सपोज़ उस करंट को हम लिख रहे हैं डेल्टा जीएच। डेल्टा जीएच क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये जो बैरियर की हाइट हमने घटाई है, सिर्फ़ इस घटाने की वजह से जितने होल पहुँचे हैं, केवल उनकी वजह से करंट कितनी फ्लो हो रही है, हम वो ले रहे हैं। हम जानते हैं करंट डेंसिटी होती है करंट अपॉन एरिया और यहाँ पर उसका फ़ॉर्मूला ये होता है जो कि मैंने प्रीवियस कुछ लेक्चर में एक लेक्चर में इसका डेरिवेशन करवा रखा है। करंट डेंसिटी का फ़ॉर्मूला हमारे पास होता है NEVD ये फ़ॉर्मूला था। तो यहाँ पर करंट डेंसिटी हम होल की ले रहे हैं तो J की जगह तो आ जाएगा डेल्टा JH। यहाँ पर चार्ज होता है E तो चार्ज भी आ गया। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसकी जगह होल वेलोसिटी हो गया और तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लेते हैं और नंबर हमारे पास जो इंजेक्शन की वजह से यानी इस लेयर को पार करके आए हैं वो कितने आए हैं? डेल्टा PN। तो यहाँ पर करंट का फ़ॉर्मूला निकालेंगे तो A इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा और डेल्टा PN का एक्सप्रेशन जो इक्वेशन नंबर ये तो 5 है, इससे जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन 4 में हमें जो डेल्टा PN की वैल्यू मिली है, वो हमने यहाँ पुट कर दी। तो पुट करने से ये पूरा टर्म जो है इसमें सब कुछ कांस्टेंट है, इस वजह से हम इसको नाम दे देते हैं BH और रिमेनिंग पोर्शन को हमने लिख दिया। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट निकलेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा BE और BH हो जाएगा। हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो और होल होते हैं दोनों की वजह से करंट सेम डायरेक्शन में आती है इसलिए हम उनको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से हमें ये मिल जाएगा। इन दोनों को मिला के नया कांस्टेंट नाम दे दिया IS। S का मतलब सैचुरेशन होगा, उसका कारण है अभी थोड़ी देर में समझेंगे। तो ये जो इक्वेशन हमें मिली है ये इक्वेशन कहलाती है पीएन जंक्शन डायोड इक्वेशन। तो अब यहाँ पर देखो आईएस तो हो जाता है ये ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आई वर्सेस वी का ग्राफ तो ग्राफ वैसा ही बनेगा जैसा एक्सपोनेंशियल का होता है y प्रोपोर्शनल टू e की पावर x। तो e की पावर x का जो ग्राफ बनता है यहाँ पर ग्राफ वैसा ही बन रहा है। तो देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ग्राफ बन रहा है इंक्रीजिंग, तो v वर्सेस i का ग्राफ कैसा बन रहा है? इंक्रीजिंग बन रहा है। लेकिन जो नेगेटिव डायरेक्शन है उसमें हमारे पास ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है और कांस्टेंट बहुत ही कम होती है और बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। उसका कारण है कि जब हम फॉरवर्ड बायस रखते हैं तो हमने अभी-अभी देखा कि I की वैल्यू आई है हमारे पास IS e की पावर EV अपॉन KT माइनस 1। अब अच्छे से समझना, ये E चार्ज है। चार्ज की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू माइनस 10⁻19 का डायमेंशन। V की वैल्यू सपोज़ 2 वोल्ट, 3 वोल्ट कुछ भी रख रहे हैं तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके अंदर 10 की कोई पावर नहीं है। अपॉन टेम्परेचर के अंदर भी कोई पावर हमें नहीं मिलेगी लेकिन जो K है वो बोल्ट्ज़मान कांस्टेंट है। बोल्ट्ज़मान कांस्टेंट की वैल्यू होती है ये 1.38 इंटू 10⁻³ तो यहाँ हम क्रॉस करते हैं तो हमें फाइनली क्या मिलता है 10⁻⁴ मिल रहा है ऊपर की तरफ यानी I इज प्रोपोर्शनल टू समथिंग इनटू एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में हमें क्या मिल रहा है 10 की घात 4। बहुत बड़ा नंबर है, अवॉइड नहीं किया जा सकता है, इसलिए ग्राफ बहुत ही शार्पली इंक्रीजिंग मिलता है। थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्यों? क्योंकि उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन अगर रिवर्स बायस करते हैं तो रिवर्स बायस के अंदर हमने बैटरी उल्टी कनेक्ट करी थी, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से। तो जो V पोटेंशियल हम फॉरवर्ड बायस में देते हैं तो उसको प्लस V से रिप्रेजेंट करते हैं, रिवर्स बायस में पोटेंशियल माइनस V से होता है। तो रिवर्स बायस में यहाँ पर E की पावर जो हमें मिला है ये वाला ग्राफ, ये जो एक्सप्रेशन पीएन जंक्शन डायोड की इक्वेशन हमें मिली है IS e की पावर EV एक्सपोनेंशियल -1 मिला है। इस v की जगह हम क्या लिखेंगे अब? -v लिखेंगे। तो -v लिखने से हमारे पास एक्सपोनेंशियल में क्या पावर आ रही है? -EV अपॉन KT। और हमें पता है कि इस टर्म का जो ऑर्डर आ रहा है वो कितना होता है 10⁻⁴। तो e की पावर -10⁻⁴। अब एक्सपोनेंशियल में -10⁻⁴ कितना बड़ा नंबर होता है यानी ऑलमोस्ट e की पावर -इन्फिनिटी विच इज नियरली इक्वल टू 0 क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर होता है इसलिए हम इसको ऑलमोस्ट 0 मान लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको 0 मानेंगे ये टर्म हो जाएगा 0। तो -1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? IS से और IS था हमारा कांस्टेंट। तो यहाँ से रिवर्स बायस में हमें करंट कांस्टेंट मिलती है और वो हाईएस्ट वैल्यू होती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ती है, इसलिए हम इसको सैचुरेशन करंट नाम देते हैं। तो जो IS होती है उसका नाम होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट, उत्क्रमित संतृप्त धारा। उसका आंसर होता है ये। सो ये था पीएन जंक्शन डायोड इक्वेशन।